लास्ट क्लास में हमने प्रिंटफ फंक्शन को डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम के डेटा को कंसोल विंडो तक ले जा सकते हैं, या किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम के डेटा को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस तक भेज सकते हैं। अब अगर हमें कीबोर्ड से डेटा हमें प्रोग्राम तक लाना है या कीबोर्ड से डेटा मेमोरी तक पहुंचाना है, तो इस काम को करने के लिए अब हम किसका यूज करने वाले हैं? स्कैनफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। हमने देखा था कि जो हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ होता है, ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शंस होते हैं? फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं। और फॉर्मेटेड फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये हर एक डेटा टाइप के साथ काम करने में क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं। तो फॉर्मेटेड का सिंपल सा मतलब था कंफर्टेबल विथ ऑल डेटा टाइप। और ये किसकी हेल्प से कंफर्टेबल होते हैं? तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से कंफर्टेबल होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें ये बताता है कि हमें किस टाइम पे कौन से वाले डेटा टाइप के साथ में क्या करना है, काम करना है। तो द स्कैनफ इज ए प्रीडिफाइंड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन एंड इट इज यूज्ड टू रीड ऑल टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और हमें पता है किसी जैसी लैंग्वेज में हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसको ट्रीट करते हैं? कीबोर्ड को। तो अगर कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम तक लाना है या कीबोर्ड से डेटा मेमोरी तक पहुंचाना है वेरिएबल में, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है वो किस तरीके से होता है? जैसे प्रिंटफ फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होता है, वैसे स्कैनफ फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा? इंट। फंक्शन का नाम होगा स्कैनफ। उसके बाद आपका जो स्कैनफ है वो पहला स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट लेगा, तो वो कॉन्स्ट एयर एस्ट्रिक फॉर्मेट। और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो होगा आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है स्कैनफ, इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? इंटीजर। और इंटीजर रिटर्न टाइप होने का मतलब ये है कि ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न नंबर ऑफ सक्सेसफुल डेटा रीड एंड असाइन। स्कैनफ फंक्शन ने कितने नंबर ऑफ सक्सेसफुली डेटा रीड किए हैं और रीड करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से वेरिएबल में असाइन करवा दिया है। ठीक है, ये वाली बात स्कैनफ फंक्शन हमें क्या करके देगा? रिटर्न करके देगा। याद होगा प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करके देता है हमें? कि प्रिंटफ फंक्शन ने कंसोल पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। ठीक है, वो रिटर्न करके दे देगा। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ? स्कैनफ। पहला जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, वो हमेशा क्या है यहाँ पर? एक कैरेट टाइप का एरे। और कैरेट टाइप का एरे होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग है। ये हमने प्रिंटफ के केस में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो आपका एरे है वो किस टाइप का है? कांस्टेंट टाइप का है। मतलब जो भी यहाँ पर एरे का बेस एड्रेस मिलेगा, कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस मिलेगा या स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मिलेगा, उस स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को नहीं तो आपका प्रिंटफ का भी चेंज कर पाता है और नहीं आपका स्कैनफ का भी इसको चेंज कर पाएगा। ये जो 3 टाइम डॉट्स होते हैं इसको हम इलिप्सिस बोलते हैं। इसको इलिप्सिस बोलते हैं। और इलिप्सिस का सिंपल सा मतलब होता है वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स प्रिंट स्कैनफ फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट यहां पर कंपलसरी चाहिएगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किस तरीके से आमतौर पे स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हैं? तो स्कैनफ फंक्शन को यूज करने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं स्कैनफ, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद में यहाँ आता है एम्परसेंड का सिंबल। उसके बाद आती है आपकी वेरिएबल 1, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एम्परसेंड का सिंबल, वेरिएबल 2, और इस तरीके से यहाँ पर n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये एम्परसेंड वाला सिंबल है, इस एम्परसेंड वाले सिंबल को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलेंगे इसको? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की अगर हमें मेमोरी लोकेशन फेच करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एम्परसेंड वाले सिंबल का, जो किसकी तरह काम करता है? यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर भी एक वेरिएबल बनाया है ए, और उसमें वैल्यू सपोज करो आपने दी 33, तो हमें पता है कि रैम के अंदर कहीं ना कहीं ये ए नाम का वेरिएबल बनेगा, और जहां ये बनेगा उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन रही होगी। मान के चलो कि वो मेमोरी लोकेशन है 1000, इसमें डेटा क्या रख दिया है? 33। हमें यह भी पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल के एड्रेस की बात करते हैं तो हमेशा हम उसके बेस एड्रेस की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैं कहीं पर भी ए लिखता हूं तो इससे हमेशा हमें क्या मिलती है? वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या है?
33। लेकिन अगर इस वेरिएबल के नाम से पहले मैं एम्परसेंड वाला सिंबल लगा दूं तो इसका मतलब है कि एक ही मेमोरी लोकेशन ये हमें फेच करके लाके दे देगा, मतलब इसका एड्रेस हमें लाके दे देगा, और वो एड्रेस क्या है, 1000। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस फेच करना है तो उस वेरिएबल के नाम से पहले आप क्या लगा दीजिए, यहां पर एम्परसेंड वाला सिंबल लगा दीजिए। एक सेकेंड, क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड वाला सिंबल लगा दीजिए। यहां पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से काम करेंगे वो हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। कि सपोज करो ये आपने मैन फंक्शन लिया है और इस मैन फंक्शन में आपने एक वेरिएबल बनाया है ए। अब आप ये चाहते हो कि इस ए में जो डेटा आए वो कैसे आए, यूजर से वो डेटा इनपुट हो। अब यूजर से डेटा इनपुट करवाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आपने यहां लिखा होगा स्कैनफ। अब जो ये ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो आप कहोगे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो कौन सा वाला, %d। और उसके बाद आप लिख दीजिए एड्रेस ऑफ ए। अब देखो यहां से होगा क्या, पहली बात तो ये कि क्या मैं जो अभी लिखा हुआ कोड है इसको कंपाइल करूंगा तो कंपाइल हो जाएगा, तो आपका जवाब है बिल्कुल यस, कंपाइल हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा, यस, एग्जीक्यूशन में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ए नाम का वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी में बना होगा। मान के चलो उसका बेस एड्रेस 3000 है, और फिलहाल इस ए नाम के वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। उसके बाद आपका स्कैनफ फंक्शन चलेगा। जैसे आपका स्कैनफ फंक्शन चला और उसके बाद ये जाएगा तो इसको मिला %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका मतलब ये है कि ये डिमांड कर रहा है कि यूजर जो है वो मुझे इंट टाइप की वैल्यू क्या करेगा, एज ए इनपुट करेगा, और आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। कर्सर क्या होगा आपका, ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। वो वेट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से कुछ डेटा सप्लाई करो, और उसके बाद जैसे आप डेटा सप्लाई करोगे इस डेटा को कहां रख दिया जाएगा, एक ही मेमोरी लोकेशन में रख दिया जाएगा। अब देखो आप इस बात को यूं समझो कि आप एटीएम मशीन में गए, और जैसे आप एटीएम मशीन में गए और आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है और सिंपली आपकी स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे इस बार पिन इंसर्ट करना है, या सिक्योरिटी की इंसर्ट करनी है, या मुझे अमाउंट इंसर्ट करना है? कुछ भी आपके सामने मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली मुझे इनपुट क्या देना है। तो जब आपके सामने इस टाइप से ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है, तो आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मुझे किस टाइप की वैल्यू क्या करवानी है, इनपुट करवानी है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है कि फिलहाल ये कोड हमने लिखा है, ठीक है, तो हमने ये कोड लिखा है तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, इंट टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है। लेकिन जब आप कोड लिखोगे तो खुद के लिए कोड थोड़ी लिखोगे, ऑफकोर्स आप किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना के दोगे, तो वहां पर उस क्लाइंट को इस बारे में नॉलेज थोड़ी है कि जैसे ये पहली बार चलेगा आपको क्या करना है, इंट टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है। तो बेटर क्या होता कि यहां पर जो ये कंटेंट, ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, उससे पहले कुछ ऐसा आ जाता, मैसेज आ जाता, ऐसा कुछ मैसेज आ जाता कि एंटर ए इंटीजर, एंटर ए इंटीजर, और फिर यहां पर आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करता हुआ नजर आता। तो बिल्कुल सही है, सामने वाले को ये बात पता चल जाती कि मुझे क्या करना है, एक इंटीजर एंटर करना है। अब ये जो एंटर ए इंटीजर मैसेज है, इस मैसेज को प्रिंट करवाने का काम किसका है, तो आपका जवाब होगा इस मैसेज को प्रिंट करवाने का काम तो प्रिंटफ का है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपको प्रिंटफ में एक मैसेज देना चाहिए, एंटर ए इंटीजर। उसके बाद आपने कर्सर को अगली लाइन में भी भेजा है, इसलिए \n। अब प्रिंटफ फंक्शन चला होगा, मैसेज आया होगा एंटर इंटीजर, \n की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगनिंग में ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि यहां पर किस टाइप की वैल्यू की डिमांड हो रही है, इंट टाइप की वैल्यू की डिमांड हो रही है। और सपोज करो आपने वैल्यू इंटर की 2 3 4। अब आपने 2 3 4 इंसर्ट करने के बाद आप एंटर की हिट करोगे, और जैसे आप एंटर की हिट करोगे इमीडिएटली इस डेटा को उठा के कहां रख दिया जाएगा, एक ही मेमोरी लोकेशन में रख दिया जाएगा। अब एक ही मेमोरी लोकेशन कैसे आएगी, ठीक है, क्योंकि वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आ जाएगी। तो ये 3000 वाली मेमोरी लोकेशन पे किसको रख देगा, 2 3 4 को। तो 3000 वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या आ जाएगा, आपका 2 3 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप प्रिंट करवा लीजिए, और प्रिंट करवाने के लिए आप किसका यूज करोगे, प्रिंटफ का। और आपने ऐसे मैसेज दिया, वैल्यू ऑफ ए %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए।
अब चूंकि ये मैसेज है तो मैसेज में हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंट डी की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 234 है, वैल्यू क्या है यहाँ पर 234 है। अब आप एक चीज यहाँ पर और नोटिस करना, ठीक है, कि ये आपका स्कैनफ फंक्शन है जिसका पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट के बाद में एड्रेस ऑफ और फिर वेरिएबल का नाम आता है। और इस तरीके से आप करते हो प्रिंटफ फंक्शन को कॉल, जहां पर पहला आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रिंग होता है और उसके बाद सिंपली यहां पर लिखा जाता है वेरिएबल, ठीक है। तो जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम पे एड्रेस पास करते हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाई एड्रेस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, कॉल बाई एड्रेस मैकेनिज्म। और जब आप सिंपली वेरिएबल लिखते हो तो रन टाइम पे वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आके रिप्लेस हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू मैकेनिज्म। सिर्फ ये दो नाम आपको सुनाने थे मेरे को, बाकी इनको डिटेल में तो हम कहाँ पढ़ेंगे, फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, जहां पर हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे। लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम पे अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट तो उसको हम कॉल बाई एड्रेस मैकेनिज्म बोलते हैं, और अगर वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू मैकेनिज्म। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम रियलिटी में देखते हैं कि जब स्कैनफ आपका काम कर रहा होता है तो एग्जैक्टली वो काम करता कैसे है। देखो मैं यहां से मैन फंक्शन लिया है और मैन फंक्शन में एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है नम। अगेन ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि सबसे पहले हम मैसेज देते हैं, हमने लिखा एंटर इंटीजर, ऐसा एक मैसेज दिया। उसके बाद स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की %d एंड एड्रेस ऑफ नम, और रख सकता है उसके बाद हमने इस वैल्यू को प्रिंट करवाया हो तो हमने लिखा printf एंड वैल्यू कॉलन %d एंड नम। अब समझना यहां से बात को ध्यान से कि एग्जैक्टली ये काम होता कैसे। देखो ये वाला आपका रैम वाला पोर्शन है, इस रैम वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं आपके नम नाम के वेरिएबल को मेमोरी मिली होगी। मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो 6518 है और फिलहाल इस मेमोरी लोकेशन पे गार्बेज रखा हुआ है। यहां से आपका कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है। जब आप कीबोर्ड से डेटा इंसर्ट करते हो, मानिए आपका जो स्कैनर फंक्शन है वो कीबोर्ड के साथ एसोसिएट है, कीबोर्ड के साथ कैसे बात करनी है ये आपका स्कैनर बहुत अच्छे से जानता है। तो जब आप कीबोर्ड से कोई डेटा इंसर्ट करते हो तो क्या वो इमीडिएटली किसी वेरिएबल में चला जाता है, तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता है। उससे पहले वो डेटा कहां स्टोर होता है, आपके बफर में। कीबोर्ड से सबसे पहले डेटा कहां जाएगा, आपका बफर से, और फिर बफर से आपका जो डेटा होता है वो कहां जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जाता है। अब इस बफर में डेटा कब आता है और इस बफर से डेटा कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में कब जाता है, इस बात को अब हम समझते हैं। देखो ये आपकी मान के चलो कंसोल विंडो है जहां पर सबसे पहले मैसेज आया होगा एंटर इंटीजर। ये मैसेज आया आपका एंटर इंटीजर, उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद में आपकी जो कर्सर है वो यहां पर ब्लिंक कर रहा है। क्यों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन में इंटीजर की क्या की जा रही है, डिमांड की जा रही है। मान के चलो आपने कीबोर्ड से प्रेस किया 234, तो ये जो 234 आपने कीबोर्ड से प्रेस किया वो 234 कहां पर है, फिलहाल बफर में। कहां पर है, फिलहाल बफर में है। और ना केवल ये बफर में है, साथ के साथ ये क्या हो रहा है, इको भी हो रहे हैं, मतलब साथ के साथ ये डिस्प्ले भी हो रहे हैं। कहां पर, आपकी कंसोल पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं। अब इको का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि सपोज करो आप किसी गहरे खड्डे में या कुएं के पास जाके आप यूं बोलते हो काड़ू, तो वापस से आवाज आती है ना कि काड़ू, तो वो क्या होता है, इको होता है। आपने एक बार की प्रेस की, ठीक है, लेकिन वो इमीडिएटली क्या हो गई, आपकी इको हो गई। मतलब ना केवल आपका डेटा बफर में गया बल्कि साथ में आपका जो डेटा था वो कंसोल पे क्या हो रहा था, शो भी हो रहा था। तो यहां से आया 234। अब ये जो 234 इस बफर में है, इस बफर से इस डेटा को कोरोस्पोंडिंग वेरिएबल तक पहुंचाने के लिए आपको यहां पर यूज करना पड़ता है सेपरेटर का। किसका यूज करते हो आप, सेपरेटर का। और स्कैनफ फंक्शन के लिए आपका स्पेस, टेप और न्यू लाइन, ये तीनों क्या होते हैं, यहां पर डिफॉल्ट सेपरेटर होते हैं। तीनों क्या होंगे यहां पर,
डिफॉल्ट सेपरेटर होंगे। ऑफ कोर्स आप और सेपरेटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस, टेप और न्यू लाइन ये तीनों क्या है आपके डिफॉल्ट सेपरेटर है। मतलब जब तक आप स्पेस, टेप या न्यू लाइन इन तीनों में से कोई एक की प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका डेटा बफर से उठ के इस वेरिएबल तक नहीं जाएगा। सपोज करो आपने स्पेस प्रेस किया, तो जैसे आप यहाँ स्पेस प्रेस करोगे इमीडिएटली ये जो डेटा है वो उठ के कहां चला जाएगा, नम की मेमोरी लोकेशन पे, मतलब 651 वाले लोकेशन पे आ जाएगा आपका 234। और उसके बाद इस स्टेटमेंट का काम फिनिश हो गया। अब इस स्टेटमेंट का काम फिनिश तो हो गया, लेकिन इसको अगले स्टेटमेंट पे ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर की हिट करनी पड़ेगी। मतलब न्यू लाइन आपको प्रेस करना पड़ेगा, एंटर की यहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, हिट करनी पड़ेगी। तो बेटर होता कि आप यहां पर एंटर की हिट कर देते। जब आप एंटर की हिट कर देते तो उस केस में आपका बफर से डेटा नम में भी चला जाता और वो आगे वाले लाइन पे भी ट्रांसफर हो जाता। तो हमें स्पेस टेप को कब यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन पे ट्रांसफर करवाने के लिए तो आपको हमेशा एंटर की को हिट करना ही पड़ेगा। इनका यूज हम तब करते हैं जब स्कैनफ जैसे फंक्शन में हम एक बार में एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिख रहे होते हैं। उस केस में हमारे पास फिर ये चॉइस बन जाती है कि चाहे तो हम उनको स्पेस से सेपरेट कर ले, चाहे तो हम उनको टेप से सेपरेट कर ले, और चाहे तो हम उनको न्यू लाइन से सेपरेट कर ले। लेकिन आखिरी वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, ठीक है, मतलब जिसके बाद आपको काम फिनिश करके अगली लाइन पे जाना है, वो काम तो आपको हमेशा किससे करना पड़ेगा, न्यू लाइन से ही करना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार कीबोर्ड से डेटा रखते हो तो डेटा कहां जाता है, आपका बफर में जाता है। उसके बाद जैसे आप किसी सेपरेटर का यूज करते हो उसी टाइम पे डेटा बफर से उठ के कहां चला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में चला जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि डेटा यहां वेरिएबल में तो चला जाता है लेकिन ये बफर में भी रह जाता है। तो आगे जाके जब हम स्ट्रिंग या स्ट्रक्चर को, बड़े साइज के डेटा को डील कर रहे होंगे, तब हमारे सामने कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि ये बफर खाली नहीं होगा। तो वहां पर हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ता है, बफर को खाली करवाना पड़ता है। किसी भी डेटा को इनपुट करवाने से पहले हम ये अश्योर होंगे कि हाँ हमारा बफर खाली है, उसके बाद हम क्या करें, डेटा को रीड करें। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। आगे जब एक बार फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ये और देख लेंगे कि किस तरीके से हम यहां पर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके स्कैनफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कुछ और बातें लिखी हुई स्कैनफ फंक्शन के रिगार्डिंग कि द स्कैनफ फंक्शन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनपुट डेटा टू बी रीड। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप स्कैनफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हो, उसी से तो डिसाइड होता है कि हमें किस टाइप की वैल्यू क्या करनी है, रीड करनी है। एंड द स्कैनफ फंक्शन जनरली रिक्वायर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग द एड्रेस ऑफ, और उस एड्रेस ऑफ के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम% वाले सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम, एम% वाले सिंबल का यूज करेंगे ऑपरेटर, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर एरे। और एक चीज ध्यान रखना कि जो एरे का नेम होता है, एरे नेम इटसेल्फ इज कांस्टेंट पॉइंटर। और पॉइंटर वर्ड जहां पर आ जाता है उसका मतलब होता है कि एड्रेस। तो जो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो उसके पास एरे का बेस एड्रेस होता है। इसलिए किसी भी एरे के नाम से पहले हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या होता है, एड्रेस होता है। और जो ये कांस्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है कि उस एड्रेस को हम बदल नहीं सकते। अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हम स्कैनफ फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देता हूं, और यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये किसके लिए यूज होगा। देखो, जो आपका %C होगा वो, उसका काम क्या होगा, रीड सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर अगर आपको रीड करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, %C का। %D जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका काम क्या होगा, रीड साइंड डेसिमल इंटीजर। साइंड डेसिमल इंटीजर को रीड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, %D का यूज करेंगे। %I का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, रीड साइंड इंटीजर। अब किस टाइम पे कौन सा वाला इंटीजर आप ले रहे हो ये किससे डिसाइड होगा, बेस इज डिसाइडेड थ्रू प्रीफिक्स। बेस किसके थ्रू डिसाइड होगी, आपके प्रीफिक्स के थ्रू डिसाइड होगी। अगर आपने डेटा को इनपुट करवाते टाइम पे 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर कैसे माना जाएगा, आपका ऑक्टल माना जाएगा। अगर आपने 0x लिखा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर कैसे माना जाएगा, हेक्साडेसिमल माना जाएगा। और अगर आपने जो बेस है
वो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या माना जाएगा, डेसिमल माना जाएगा। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मान के चलो यहाँ पर कोई मैसेज आया कि एंटर ए नंबर, और आपने एंटर किया 0725, तो आपने स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, 0, तो इसका मतलब है कि वो नंबर कौन सा माना जाएगा, आपका ऑक्टल नंबर माना जाएगा। तो %i से आप साइंड इंटीजर को क्या करते हो, रीड करते हो, लेकिन साइंड इंटीजर में कौन सा वाला रीडिंग में आएगा, इस बात का डिसीजन इसके थ्रू लिया जाएगा कि आपका प्रीफिक्स क्या है। अगर आपने प्रीफिक्स 0 लिखा है तो उसे ऑक्टल माना जाएगा, प्रीफिक्स 0x लिखा है तो उसे हेक्साडेसिमल माना जाएगा, और किसी भी तरह का अगर आपने प्रीफिक्स नहीं लिखा है तो उसे क्या माना जाएगा, डेसिमल माना जाएगा। इसके बाद आपका जो %u होता है वो किसके लिए हो जाता है, रीड अनसाइंड इंटीजर, या अनसाइंड डेसिमल लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अनसाइंड डेसिमल, अनसाइंड डेसिमल को रीड करने के लिए %u, %o का यूज किसके लिए करोगे, रीड अनसाइंड ऑक्टल, %x रीड अनसाइंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसके अलावा आप %f का यूज करोगे किसके लिए, रीड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रीड करने के लिए %e या %e का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रीड करने के लिए %g या %e का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो %x था, यहाँ पर आपका जो x है वो कैसा हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रिंग रीड करनी है तो स्ट्रिंग रीड करने के लिए आप क्या लिखते हो, %s रीड स्ट्रिंग। बाकी और कोई होगा तो जब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन हमारे सामने आएगी हम उनको क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना है ना। यहाँ एक %i और उसके बाद %o और %x, इन दोनों का यूज किया है। %i का जो काम होगा वो साइंड इंटीजर के लिए होता है। अब साइंड इंटीजर हमेशा किसके थ्रू डिसाइड होगा, आपका बेस के थ्रू डिसाइड होगा। अगर आपने बेस 0 लिखा तो उस केस में उसको ऑक्टल माना जाएगा, ऑक्टल साइंड इंटीजर माना जाएगा। और अगर आपने बेस 0x लिखा तो इसका मतलब है कि उसको क्या माना जाएगा, साइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर माना जाएगा। और अगर आप सिंपली %o का यूज करते हो तो उस केस में आप अनसाइंड ऑक्टल को रीड कर रहे हो, और सिंपली आप %x फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू जब आप उन डेटा रीड कर रहे हो तो उसे अनसाइंड हेक्साडेसिमल माना जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, जैसे कि मैन फंक्शन लिया और मैन फंक्शन में हम यहां पर 2 वेरिएबल बना रहे, ए और बी। उसके बाद हमने मैसेज दिया printf एंटर टू नंबर \n, फिर हमने लिखा scanf %d एंड एड्रेस ऑफ ए, और दूसरी वाली वैल्यू हमने रीड की scanf %d एंड एड्रेस ऑफ बी। फिर हम लिखते हैं printf वैल्यू ऑफ ए %d \n एंड ए, लिखा printf वैल्यू ऑफ बी कॉलन %d \n एंड बी। ऐसा हमने लिखा। तो 2 वेरिएबल हमने बनाए हैं, एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी। मान के चलो इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है, फिलहाल दोनों में गार्बेज रखा हुआ है। ये कंसोल विंडो जहां से आउटपुट हमें नजर आएगा। ठीक है, वो बफर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम उसको हर बार डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, बस बात समझने के लिए थी वो। तो सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर टू नंबर। तो यहाँ कंसोल पे हमें मैसेज देखने को मिला एंटर टू नंबर।
और बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर आपका अगली लाइन के बिगिनिंग पे आके ब्लिंक कर रहा है। किसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है? इस परसेंट डी की वजह से ब्लिंक कर रहा है और डिमांड की जा रही है कि हमें किसी न किसी तरह का इंटीजर नंबर दीजिए। सपोज करो आपने इनपुट किया 1 2 3 और जैसे आप एंटर की हिट करोगे उसी टाइम पे ये 1 2 3 किस में चला जाएगा? ए में, और वापस से अगली लाइन पे आपका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा क्योंकि इस बार अगले वाले स्कैनएफ का परसेंट डी यहां पर चल रहा होगा। और सपोज करो इस बार आपने एंटर किया 4 5 6 और जैसे आप एंटर की हिट करोगे इमीडिएटली 4 5 6 को कहां रख दिया जाएगा? बी के एड्रेस पर रख दिया जाएगा और उसके बाद ये वाला प्रिंटफ चलेगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन। तो यहां से मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन के बिगिनिंग में। फिर मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ बी कॉलन परसेंट डी की जगह बी की वैल्यू दैट इज 4 5 6 और काम फिनिश हुआ। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहां पर हमने 2 बार स्कैनएफ लिखे हैं। क्या इन दोनों स्कैनएफ को सिंगल स्कैनएफ में मर्ज किया जा सकता है? तो जवाब होगा यस, बिल्कुल मर्ज किया जा सकता है। जैसा केस हम प्रिंटफ के साथ में कर रहे थे, होबो हम किसके साथ में कर सकते हैं? स्कैनएफ के साथ में। तो कैसे लिखेंगे? स्कैनएफ परसेंट डी, फिर परसेंट डी, उसके बाद एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो यहां से पहले इंटीजर वैल्यू रीड की जाएगी और जो रीड करेंगे वो किस में पहुंचा दी जाएगी? एक एड्रेस पे। कहां पर पहुंचा दी जाएगी उसको? एक ही मेमोरी लोकेशन पे। उसके बाद अगली जो वैल्यू रीड की जाएगी वो कहां पहुंचा दी जाएगी? बी की मेमोरी लोकेशन पे पहुंचा दी जाएगी। अब जो ये दोनों परसेंट डी है इनके बीच में क्या स्पेस है क्या? तो फिलहाल है इनके बीच में स्पेस नहीं है। आप इनके बीच में स्पेस दे सकते हो? यस, बिल्कुल आप स्पेस दे सकते हो। 1 देना है, 2 देना है, 5 देना है, 50 देना है, आप कितने भी स्पेस दे दीजिए। स्पेस को स्कैनर फंक्शन हमेशा क्या करता है? इग्नोर करके चलता है। जैसे आप 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में स्पेस दोगे तो आपका जो कंपाइलर है उस बोझ को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा और सिंपली उसको इसी तरीके से ट्रीट करेगा। हाँ, इन दोनों को अब अगर आपको सेपरेट करना है, मैं इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में इसको चला के बताता हूं। तो पहले मैसेज आएगा एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर, और सपोज करो आपने एंटर किया 1 2 3। अब 1 2 3 एंटर करने के बाद में आप चाहो तो स्पेस की प्रेस कर दो, चाहो तो आप टेप प्रेस कर दो और चाहो तो आप एंटर की हिट करवा दो। इस बार आपके सामने तीनों चॉइस है। सपोज करो आपने क्या किया? स्पेस प्रेस किया। जैसे स्पेस प्रेस किया उसी टाइम पे डेटा कहां चला जाएगा? ए में, और फिर आपने लिखा 4 5 6। फिर आपने स्पेस प्रेस किया तो डेटा कहां चला गया? बी में 4 5 6। अब चूंकि ये आखिरी वाला था तो अगली लाइन पे आने के लिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से एंटर की हिट करनी ही पड़ेगी। तो आप स्पेस और टेप का यूज कब कर सकते हो? जब इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने हो तो मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप सेपरेट करने के लिए स्पेस टेप या न्यू लाइन में से किसी का भी यूज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों प्रिंटफ को भी सिंगल प्रिंटफ में लिखा ही जा सकता है। आप लिख सकते हो प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंट डी बैकस्लैश एन वैल्यू ऑफ बी कॉलन परसेंट डी बैकस्लैश एन। पहले वाले परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, दूसरे वाले की जगह बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ये काम आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान के चलो आपको कुछ इस टाइप का कोड लिखना है, जैसे आपने लिखा कैर ए एंट बी सी और फिर आप मैसेज देते हो प्रिंटफ एंटर ए कैरेक्टर एंड टू इंटीजर। आपने कंबाइंडली एक मैसेज दे दिया कि आपको एक कैरेक्टर एंटर करना है और उसके बाद 2 इंटीजर आपको एंटर करने हैं। आप तीनों को एक साथ रीड कर लीजिए। पहला कैरेक्टर, दूसरा इंटीजर, तीसरे वाला इंटीजर। पहली वाली वैल्यू किस में चली जाए? ए में, दूसरी वाली बी में और तीसरी वाली वैल्यू किस में चली जाए? सी में चली जाए। और उसके बाद आप चाहो तो तीनों को एक प्रिंटफ से प्रिंट करवा सकते हो, बाकी 3 अलग अलग प्रिंटफ भी लिख सकते हो। हम यहाँ से एक प्रिंटफ से इनको प्रिंट करवाएंगे। तो ए कॉलन परसेंट सी बैकस्लैश एन बी कॉलन परसेंट डी बैकस्लैश एन सी कॉलन परसेंट डी बैकस्लैश एन। आप आखिरी में बैकस्लैश एन लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली वाली परसेंट सी की जगह ए की वैल्यू, परसेंट डी की जगह बी की वैल्यू और परसेंट डी की जगह सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से एक साथ मल्टीपल टाइप की वैल्यू भी स्कैनएफ में क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। अब मान के चलो आपको फ्लोट के साथ में काम करना है।
तो आपने यहाँ पर 3 फ्लोट टाइप के वेरिएबल लिए हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी, और फिर आपने मैसेज दिया printf एंटर ए फ्लोट, scanf %f, ठीक है। आप चाहो तो एक चलो अलग अलग लिख लीजिए, %f एंड एड्रेस ऑफ ए। फिर आपने लिखा scanf, वापस से दूसरे वाले के लिए भी आपको मैसेज देना पड़ेगा, printf एंटर ए फ्लोट, scanf %f एड्रेस ऑफ बी। फिर आपने लिखा printf एंटर ए फ्लोट, scanf %f एंड एड्रेस ऑफ सी। उसके बाद तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा दीजिए। तो printf a कोलन %f बैकस्लैश n एंड a, printf b कोलन %e बैकस्लैश n एंड p, एंड printf c कोलन %E बैकस्लैश n एंड c। आपने ऐसा कुछ लिखा है। तो ये आपकी कंसोल, ये 3 वेरिएबल पहले मेमोरी में बन गए होंगे, a, b एंड c। ये आपका कंसोल विंडो है जहां पर आपका आउटपुट नजर आने वाला है। सबसे पहले मैसेज आया होगा एंटर ए फ्लोट, एंटर ए फ्लोट। उसके बाद मान के चलो कि आपने कोई फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करवाई है, लेट्स से 23.612, और ऑब्वियसली ए की फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो अगली लाइन पे मूव करवाने के लिए आपको एंटर की हिट करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका 23.612। फिर से मैसेज आएगा एंटर ए फ्लोट, एंटर ए फ्लोट %f। तो अगेन आपको क्या करना है, यहां से फ्लोट टाइप की वैल्यू इंसर्ट करवानी है। सपोज करो इस बार आपने इंसर्ट करवाया है 986.610। जैसे आप एंटर की हिट करोगे ये वैल्यू चली जाएगी बी में 986.610। फिर से मैसेज आएगा एंटर ए फ्लोट, और उसके बाद मान के चलो इस बार आपने वैल्यू इंसर्ट कर इनपुट की है 0.00025, और जैसे आप एंटर की हिट करोगे उसी टाइम पे वैल्यू सी में चली जाएगी 0.4 टाइम 0 एंड 25। यहां तक का काम फिनिश हो चुका है। अब ये तीनों प्रिंट टाइप चलेंगे। सबसे पहले आपने इसको प्रिंट करवाया %f फॉर्मेट स्पेसिफाइड से, जिसमें नॉर्मल तरीके से प्रिंट होता है, और पॉइंट के बाद में 6 डिजिट क्या होंगी, बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगी। उसके बाद %e, और %e का जो यूज होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि स्मॉल ई में जो आपका एक्सपोनेंट वाले पार्ट के लिए जो ई प्रिंट होता है वो स्मॉल में प्रिंट हो जाएगा, और कैपिटल ई जब आप यूज करोगे तो उस केस में एक्सपोनेंट वाले पार्ट के लिए जो ई प्रिंट होगा वो किस में प्रिंट हो जाएगा, आपका कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। जब हमने डेटा टाइप पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यहां से पहले मैसेज आएगा ए कोलन, और उसके बाद %f की जगह ए की वैल्यू। अब ये तो %f मतलब फ्लोट नॉर्मल तरीके से प्रिंट हो रहा है, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट प्रिंट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है 23.612, और उसके बाद 3 0 यहां पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आएगा बी कोलन, और इस बार आप नंबर किस में प्रिंट करवा रहे हो, आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में प्रिंट करवा रहे हो। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास
986.610। हमें पता है कि जब भी हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में प्रिंट करवाते हैं तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से प्रिंट होता है। सबसे पहले यहां पर साइन आता है, साइन के बाद में यहां पर एक डिजिट आती है, फिर आपका पॉइंट आता है, उसके बाद 6 डिजिट आती है, उसके बाद अगेन आपका साइन आता है, ठीक है, और उसके बाद सॉरी 6 डिजिट आएगी, 6 डिजिट के बाद में आपका ई आएगा, फिर आपका साइन आएगा, और उसके बाद यहां पर एंड आता। अब यहां पर इनकी वैल्यू क्या होती है, जो पहले वाला साइन होता है, ठीक है, प्लस माइनस, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद सिर्फ एक डिजिट आती है, और ये एक डिजिट कैसी होती है आपकी, नॉन जीरो। कैसी होनी चाहिए आपकी, ये नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। पॉइंट से पहले केवल और केवल एक डिजिट होगी, और वो हमेशा कैसी होगी आपकी, नॉन जीरो। उसके बाद पॉइंट के बाद में यहां पर 6 डिजिट होंगे, और 6 डिजिट के बाद में यहां पर ई आएगा। अब ये ई स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। अगर आपने परसेंट ई लिखा है तो स्मॉल में मिलेगा, और परसेंट ई लिखा है तो वो कैपिटल में मिलेगा। उसके बाद में वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, किसकी वैल्यू, जो आपकी जो पावर है, ठीक है, उस पावर का जो साइन है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद एन का मतलब होता है कि उसके बाद पावर कितनी है। देखो ये वाला नंबर था आपके पास, इस नंबर को आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपका जो ये पॉइंट है उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है या राइट की तरफ मूव करवाना है, तो आपका जवाब होगा लेफ्ट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। आप इसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे, और जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हो तो हमेशा जो आपकी पावर होती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। कितना लेफ्ट में मूव करवाना पड़ेगा, तो 1 और 2। तो आप इसको लिख सकते हो 9.86610 गुणा 10 की पावर 2। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। तो जब आप इस फॉर्मेट में इसको लिखोगे तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट माना जाएगा आपका, साइंटिफिक नोटेशन। और इस साइंटिफिक नोटेशन को जब आप प्रिंट करवाओगे तो वो इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो कैसे प्रिंट होगा, ये 9.86610, कितने डिजिट हो गए, 5, एक जीरो और आ जाएगा। उसके बाद में गुणा 10 का मतलब होता है ई, तो ये ई, और उसके बाद पावर कितनी है आपकी, पॉजिटिव में 02। ये आमतौर पे 2 डिजिट में प्रिंट होता है। हालांकि आजकल जो कंपाइलर है उसमें तो कितने डिजिट में प्रिंट होने लग गया है, 3 डिजिट में प्रिंट होने लग गया। तो हो सकता है कि जब आप इसको टेस्ट करो तो उस टाइम पे आपको यहां पर 002 देखने को मिल जाए। अगला नंबर, इस बार आप कैपिटल ई में, और किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो यहां पर जो सी की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 0 पॉइंट एंड 4 टाइम 0, 1 2 3 4 2 5। देखो यहां पर जो वैल्यू चाहिए वो हमेशा एक डिजिट में चाहिए, और वो भी नॉन जीरो चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो वैल्यू तो कौन सी वाली है इनमें, 2। तो इस पॉइंट को आपको किस तरफ मूव करवाना पड़ेगा, राइट साइड में मूव करवाना पड़ेगा। और जब भी आप पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाते हो तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जो आपकी पावर आती है वो हमेशा नेगेटिव में आती है। कितना मूव करवाना है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये नंबर कैसा बन जाएगा आपका, 2.5 गुणा 10 की पावर -5। कैसा बन जाएगा, 2 पॉइंट आपका यहां पर आ गया, 5 गुणा 10 की पावर -5, क्योंकि आपने इस पॉइंट को यहां तक पहुंचाने के लिए आपने कितना जंप किया है, 5 बार आपने जंप किया है। तो जब आपकी सी की वैल्यू प्रिंट होगी तो सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, 2.5, और उसके बाद कितने 6 डिजिट आएंगे, तो 1 2 3 4 5। ये आपका इस बार कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। और उसके बाद जो आपकी पावर है वो इस बार कैसी है, माइनस में है, और कितनी है, 0.5। कितनी है, 0.5। अब हो सकता है कि आपको इसकी जगह क्या देखने को मिल जाए, 0.05 भी देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्या करवा सकते हो, प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हो। या तो आप परसेंट ई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, या फिर आप ई जो है वो कैपिटल में यूज करोगे। हाँ, अगर यहां पर ये नंबर नेगेटिव होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहां पर जो आपका सिंबल है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि इंटीजर नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाके स्टोर होते हैं, जबकि जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग चलता है। वो तो IEEE 754 वाले स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, जहां पर वहां पर अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है कि नंबर नेगेटिव है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसका जो बायस वैल्यू होती है वो बायस वैल्यू होती इसी तरीके से है कि वहां पर जो आपका नंबर होता है वो प्रॉपर तरीके से नेगेटिव है तो नेगेटिव में आ जाता है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ जाता है। बाकी अगर इस वाले पोर्शन में अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप डेटा टाइप वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो वाला जो लेक्चर है आप उसको क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो।
नाउ रिटर्न वैल्यू बाई स्कैनएफ फंक्शन, हमें पता है कि जो स्कैनएफ फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करके देता है कि उसने सक्सेसफुली कितना डेटा रीड करके वेरिएबल तक पहुंचा दिया है, वो रिटर्न करके देगा यहां से। तो मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मैन फंक्शन लिया और यहां पर एक कैरेट टाइप का वेरिएबल बनाया हमने, लेट से सीवी नाम से। फिर 4 हम इंट टाइप के वेरिएबल बना रहे हैं, और किसी वेरिएबल की जरूरत होगी तो और हम डिक्लेयर कर लेंगे। और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है एफ बी के नाम से। मैं यहां से मैं मैसेज नहीं देता हूं, अभी हमारा जो फोकस है वो क्या है, स्कैनर फंक्शन वैल्यू कितने रिटर्न करता है उस वाली चीज को समझना। तो हमने यहां पर लिखा ए असाइन स्कैनएफ %c एंड एड्रेस ऑफ सीवी। फिर हमने लिखा है बी असाइन स्कैनएफ %d एंड एड्रेस ऑफ सी कॉमा एड्रेस ऑफ डी। फिर हम यहां लिख रहे हैं ई असाइन स्कैनएफ %c %d %f एड्रेस ऑफ सीबी कॉमा एड्रेस ऑफ सी कॉमा एड्रेस ऑफ एफ वी। देन हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ %d \n %d \n %d एंड ए बी एंड ई की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखते हैं यहां से आउटपुट क्या आने वाला है। देखो कुछ वेरिएबल आपने बनाए हैं, पहले एक सी बी वेरिएबल बनाया आपने, फिर ए बी सी डी एंड ई, और आखिरी में आपने एक एफ नाम से भी वेरिएबल बनाया है। कोई मैसेज नहीं आएगा, हमें सारी चीजें समझ आ गई। स्कैनएफ चलेगा और एक की के लिए आपका कंसोल पे इंतजार हो रहा होगा कि आप क्या कीजिए, एक की प्रेस कीजिए और वो कैरेक्टर होगा। तो सपोज करो आपने प्रेस किया यहां से कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू के बाद में आप जैसे एंटर की हिट करोगे उसी टाइम पे इस क्यू को कहां पहुंचा दिया जाएगा, सीवी नाम के वेरिएबल में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस बार इस स्कैनएफ ने कितने नंबर ऑफ इनपुट करके वेरिएबल तक पहुंचाए, तो आपका जवाब होगा 1। तो ये क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट 1, और ये क्यू तो चला जाएगा सीवी में और ए में आ जाएगा आपका 1। अगले स्कैनएफ की तरफ चलते हैं। यहां से 2 वैल्यू आप रीड वो इनपुट करोगे। सपोज करो पहली वाली वैल्यू आपने दी 44 और उसके बाद स्पेस दिया, फिर आपने दिया 55 और उसके बाद आप एंटर की हिट करोगे। तो 44 किस में चला जाएगा, सी में। 55 किस में चला जाएगा, डी में। तो कितने वेरिएबल में डेटा पहुंचाया इसने, 2 वेरिएबल में, मतलब सक्सेसफुली कितने टाइम डेटा रीड किया है, 2 टाइम डेटा रीड किया है। तो ये पूरा का पूरा स्कैनएफ क्या रिटर्न करेगा, 2, और वो वैल्यू किस में चली जाएगी, बी में। तो बी में तो वैल्यू आएगी आपकी 2, सी में वैल्यू आएगी आपकी 44 और डी में वैल्यू आएगी आपकी 55। उसके बाद अगेन आपने स्कैनएफ लिखा है और इस बार आपने 3 फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिए हैं, और पहले वाली वैल्यू आप सीवी में पहुंचा रहे हो, फिर सी में पहुंचा रहे हो और फिर एफ में पहुंचा रहे हो। मतलब 3 तरह का डेटा आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में चला जाएगा। सबसे पहले आप आएगा आपका कैरेक्टर। सपोज करो आपने कैपिटल आर, उसके बाद इंटीजर लेट से 66, और उसके बाद आपने कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू लेट से 123.45। आप एंटर की हिट करोगे यहां से, और जैसे एंटर की हिट करोगे आपका क्यू में क्या चला, सॉरी सीवी में क्या चला जाएगा, कैपिटल आर। उसके बाद जो 66 है वो किस में चला जाएगा, सी में। तो सी की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी किससे, 66 से, और एफ में वैल्यू चली जाएगी आपकी 123.45। कितना सक्सेसफुली इसने इनपुट लिए, 3 इनपुट लिए, तो ये 3 रिटर्न करेगा जो किस में चला जाएगा, आपका ई में चला जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंटएफ में तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवाइए। तीनों ए बी और ई तीनों इंट टाइप के वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यू प्रिंट करवाई। तो ए की वैल्यू यहां से क्या प्रिंट होगी, जब आप प्रिंट करवाओगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहां से 2 और ई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहां से 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो कि स्कैनएफ फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि मान के चलो कुछ ऐसा कोड है, लेट से आपने यहां पर एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया है ए,
और उसको वैल्यू दी आपने 65। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ %d a, और फिर आपने लिखा प्रिंट एफ %c एंड a। तो पहली बात तो ये कि ये बात सही है या गलत, तो आपका जवाब होगा ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि जो आपका कैरेक्टर होता है, ठीक है, उस कैरेक्टर को जब भी स्टोर करवाया जाता है तो वो हमेशा आस्की की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको %c फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ प्रिंट करवाओगे तो वो कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, और आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में प्रिंट करवाओगे, ठीक है, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आस्की को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। ये जस्ट रिवर्स केस किसके साथ होता है, इंटीजर के साथ में होता है। ठीक है, अगर आप %d से इंटीजर को प्रिंट करवाए तो वो इंटीजर प्रिंट कर देगा, और अगर आपने %c के साथ प्रिंट करवाया तो उस पर्टिकुलर इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी कैरेक्टर का वो आस्की रहा होगा वो कैरेक्टर को वो क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो यहां से ए में क्या है 65 इंटीजर, तो यहां से 65 प्रिंट कर देगा। फिर यहां से ए की जगह क्या आएगा 65, लेकिन आप प्रिंट किस कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ करवा रहे हो, %c के। तो क्या 65 के पास में कोई भी कैरेक्टर है क्या? जवाब होगा यस, 65 कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है। तो यहां से किसको प्रिंट कर देगा, वो कैपिटल ए को प्रिंट कर देगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने कहा प्रिंट है %d एंड यहां पर आपने लिखा कैरेक्टर कांस्टेंट बी। जब आपने इस तरीके से लिखा तो आप डिमांड क्या कर रहे हो कि इंटीजर में प्रिंट हो कौन, कैरेक्टर कांस्टेंट बी। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट बी तो यहां से %c से प्रिंट होता, लेकिन इंटीजर में जब आप प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो क्या इस कैरेक्टर कांस्टेंट बी के पास में कोई इंटीजर है क्या? जवाब होगा यस, इसके आस की वैल्यू है, और वो आस की वैल्यू कितनी, 66। तो इसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, यहां से 66 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हो, जैसे आपने लिखा %c एंड यहां पर आपने लिख दिया लेट से 97। तो अब क्या होगा, कैरेक्टर में प्रिंट करवाना चाहते हो किसको, 97 को। अब 97 तो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन 97 के इक्विवेलेंट एक कैरेक्टर होता है, कौन सा वाला, स्मॉल ए। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की वजह से। ऑपरेटर को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वाइडनिंग और नैरोइंग जो कास्टिंग होती है वो किस तरीके से होती है। नाउ अदर सेपरेटरी स्कैनएफ। अभी अभी हम देख के आए हैं कि जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता है, स्कैनएफ फंक्शन हमारा स्पेस, टेप और न्यू लाइन, इन तीनों को किसकी तरह ट्रीट करता है, सेपरेटर की तरह ट्रीट करता है। या मैं यूं कहूं कि जब मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनएफ में एक साथ आ रहे होते हैं तो मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर को सेपरेट करने के लिए आप इन तीनों में से किसी भी की को प्रेस आप कर सकते हो। चाहो तो स्पेस प्रेस कर दो, टेप प्रेस कर दो, या न्यू लाइन प्रेस कर दो। हाँ, जब आखिरी में काम फिनिश हो जाता है तो उसके बाद तो आपको हमेशा क्या करना होता है, न्यू लाइन ही क्या करनी पड़ेगी, आपको हिट करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहो तो इसके अलावा आप और किसी फॉर्मेट और किसी सिंबल को भी आप एज ए सेपरेटर बना सकते हो। जैसे आपकी इच्छा है कि नहीं साहब, स्पेस टेप न्यू लाइन से काम नहीं चलेगा, हम तो सेपरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। तो आप किसका यूज कर लीजिए, यहाँ पर कॉमा का यूज कर लीजिए। तो अब जो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे आपके, वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे। आपने बोला कि नहीं कॉमा से नहीं करवाना चाहते, हम तो इसको सेपरेट करवाना चाहते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। यस, आप इसको फॉरवर्ड स्लैश से भी क्या करवा सकते हो, सेपरेट करवा सकते हो। आपने बोला कि नहीं हम इसको सेपरेट करवाना चाहते हैं कॉलन से, तो यस, आप दो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में क्या मेंशन कर दीजिए, कॉलन। तो अब उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका सेपरेटर कौन काम करेगा, आपका कॉलन काम करेगा। आपने बोला कि नहीं हम तो इनको कैपिटल ए से क्या करवाना चाहते हैं, सेपरेट करवाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो। ये पूरी की पूरी फ्रीडम, पूरी की पूरी आजादी आपको मिलती है। अब होगा क्या, जैसे कि आपने लिखा प्रिंट एफ लेट्स से %d कोमा %d, इस तरीके से आपको लिखना है। और ऑफ कोर्स दो वेरिएबल में आप इस वैल्यू को पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो जब आप इस बार डेटा इनपुट करोगे, तो इस बार डेटा इनपुट करने के लिए जैसे आपका पहले वाला डेटा इनपुट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कॉमा, और कॉमा के बाद में आपको क्या लिखना है, अगले वाला डेटा आपको लिखना है। अगर आप यहाँ मिस्टेक करने की कोशिश करोगे तो आपका जो डेटा होगा वो इनकरेक्टली स्टोर होगा। तो जब आप स्पेसिफिक किसी सिंबल से एज ए सेपरेटर काम करवाना चाहते हो, तो फिर आपको इस बात की श्योरिटी रखनी है कि जब आप इनपुट करवाओ तो इनपुट करवाते टाइम पे केयरफुली आपको जो सेपरेटर आपने यूज किया है उसी सेपरेटर को आपको यहां पर क्या करना है, काम में लेना है। अगर आप ऐसे करवाना चाहते हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं यहाँ प्रिंटफ लिख रहा हूं,
स्कैनएफ लिखना भाई, स्कैनएफ ये एच स्मॉल में ही है, वो थोड़ा राइटिंग स्टाइल में ऐसा हो जाता है। तो आपने लिखा %DA %D। तो अब आप जब इनको इनपुट करवाओगे तो किस तरीके से इनपुट करवाओगे? लेट्स से सबसे पहले वैल्यू जैसे आपने 11, उसके बाद A, और उसके बाद जैसे आपने 22। तो इस A को क्या मानेगा? ये सेपरेटर, क्योंकि आप ऊपर वचन देके आए हो ना कि इन दोनों को हम किससे सेपरेट करने वाले हैं? A से सेपरेट करने वाले हैं। क्या ऐसी जरूरत होती है क्या? हाँ, कई केस ऐसे आएंगे जहां पर हमें इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं कि सपोज करो ये आपका मैन फंक्शन है, और मैन फंक्शन में आप डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम क्या करवाना चाह रहे हो? इनपुट करवाना चाह रहे हो। तो सपोज करो आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए DDMM और YY नाम के 3 वेरिएबल बनाए, और टाइम के लिए भी आप इंटीजर ही ले रहे हो। लेट्स से मिनट्स के लिए आपने mm ले लिया, सॉरी सबसे पहले आवर्स के लिए आपने HH ले लिया, मिनट्स के लिए आपने mm ले लिया, और सेकंड के लिए आपने SS ले लिया। फिर आपने मैसेज दिया है printf एंटर DOB, और DOB किस फॉर्मेट में आपको इनपुट करनी है? तो आपने यूजर को ये भी बता दिया कि बाबू इस तरीके से आपको क्या करना है? इनपुट करवाना है। तो सामने वाला इस मैसेज को देख के समझ जाएगा कि मुझे जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्मेट में क्या करवानी है? इनपुट करवानी है। जब इस फॉर्मेट में इनपुट करवानी है, जब वो इस फॉर्मेट में इनपुट करेगा तो आपको ऐसे इसको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। तो आपने लिखा स्कैनएफ %D %D पहली वाली वैल्यू किस में चली जाए? DD में, दूसरी वाली MM में, और तीसरी वाली YY में। उसके बाद आप टाइम इनपुट करवाना चाहते हो, तो फिर आपने मैसेज दिया printf एंटर बर्थ टाइम, ठीक है। और वो आप किस फॉर्मेट में इनपुट करवाना चाहते हो? उसके लिए आपने बोला कि पहले आवर्स आए, फिर कॉलन, फिर मिनट्स आए, फिर कॉलन, और फिर सेकंड्स आए। इस तरीके से तो ऐसे आपको इनपुट करवाना पड़ेगा। तो आपने लिखा स्कैनएफ इंटीजर कॉलन इंटीजर कॉलन इंटीजर एंड एड्रेस ऑफ HH, एड्रेस ऑफ MM एंड एड्रेस ऑफ SS। डेटा आपके पास आ चुका है। अब आप चाहो तो इसको क्या करवा लीजिए? प्रिंट करवा लीजिए। तो आपने प्रिंट करवाया printf DOB कॉलन %D %D एंड DD MM एंड YY। और उसके बाद प्रिंट करवाया आपने printf टाइम कॉलन %D कॉलन %D कॉलन %D एंड यहां से HH MM एंड SS। ठीक है, अगली लाइन में लाने के लिए आप यहां पर \n का भी यूज कर लीजिए। बहरहाल ये वेरिएबल तो हमारे बने होंगे। यहां पर टोटल 6 वेरिएबल है, DD MM YY HH MM एंड SS। फिलहाल सब में गार्बेज है। तो मैसेज आएगा एंटर DOB, और इस फॉर्मेट में आपको क्या करवानी है? इनपुट करवानी है। और यहां पर आप ये बात लिखे भी हो कि सबसे पहले इंटीजर, अगला इंटीजर रीड करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉरवर्ड स्लेश। जब तक आप नहीं लिखोगे अगला इंटीजर सक्सेसफुली रीड नहीं किया जाएगा। फिर जो इंटीजर आएगा उसके बाद अगला इंटीजर रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगेन फॉरवर्ड स्लेश। और चूंकि ये आखिरी है तो अगली लाइन पे फिर मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से एंटर की हिट करनी पड़ेगी। सपोज करो आपने यहां पर लिखा 27/12/47, और उसके बाद आपने एंटर की हिट की, तो पहले वाली वैल्यू किस में चली जाएगी? DD में। तो यहां आ जाएगा 27/12 एंड 47। उसके बाद मैसेज आएगा एंटर बर्थ टाइम,
और सामने वाले की सहूलियत के लिए आपने मैसेज भी दिया है कि इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, टाइम एंटर करना है। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले इंटीजर रीड किया जाएगा, अगले इंटीजर को रीड करने से पहले क्या चाहिए, इसे कॉलन चाहिए एज ए सेपरेटर, फिर एक इंटीजर रीड किया जाएगा, अगले इंटीजर को फिर रीड करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, कॉलन एज ए सेपरेटर चाहिए, और आखिरी वाली इंटीजर रीड करने के बाद में आपको न्यू लाइन वाला एंटर की क्या करनी पड़ेगी, आपको हिट करनी पड़ेगी। तो सपोज करो इस बार आपने लिखा 12:50:17 और आपने एंटर की हिट की, तो यहाँ एच में क्या चला जाएगा 12, मिनट में 50 और सेकंड्स में चला जाएगा यहाँ पर 17। फिर मैसेज आएगा डीओबी कॉलन, तो ऐसा मैं लिख देता हूं यहाँ पर डीओबी कॉलन %d, पहले वाले %d की जगह किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है 27, फिर आपका फॉरवर्ड स्लेश, फिर यहाँ पर की वैल्यू क्या है 12 फॉरवर्ड स्लेश, फिर यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है 47 \n, अगली लाइन पे आएगा प्रिंट होगा टाइम कॉलन %d की जगह एच की वैल्यू क्या है 12, फिर यहाँ से कॉलन प्रिंट करेगा, फिर %d की जगह की वैल्यू क्या है 50, फिर कॉलन प्रिंट करेगा, और यहाँ %d की जगह एस और एस की वैल्यू क्या है 17। तो इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि आप स्पेस टैग और न्यू लाइन से सेपरेट करो, आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को यूज करके भी क्या कर सकते हो, स्कैनफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। नाउ विड्थ स्पेसिफायर इन स्कैनफ, जब प्रिंटफ फंक्शन हमने पढ़ा था तो उसका श्रृंगार हमने किया था, और जब प्रिंटफ फंक्शन का श्रृंगार हमने किया था तो हमने देखा था कि उस ब्यूटी का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम वहां फ्लैग लिखते थे, सबसे पहले आपका % वाला सिंबल आता था, उसके बाद में आपका फ्लैग आता था, फ्लैग के बाद में हम विड्थ लिखा करते थे, विड्थ के बाद में पॉइंट आता था, पॉइंट के बाद हम आमतौर पे प्रिसिशन लिखा करते हैं, और उसके बाद आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला सिंबल आ जाता था। इस तरीके से ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखने का। अगर आप विड्थ स्पेसिफायर का या इन्हीं फ्लैग वगैरह का अगर आप स्कैनफ में यूज करना चाहो तो कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली जरूरी बात कि स्कैनफ फंक्शन के साथ में आमतौर पे केवल और केवल किसको यूज किया जाता है, विड्थ को ही यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाएगा, विड्थ को ही यूज किया जाएगा। हम जनरली यहाँ फ्लैग और प्रिसिशन को स्कैनफ फंक्शन में यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन इस काम को कर लेता है, जो कंट्रोलिंग वाला काम होता है, कंट्रोलिंग वाला काम आपका प्रिंटफ फंक्शन ऑलरेडी कर लेता है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली स्कैनफ में इनपुट के टाइम पे फ्लैग और प्रिसिशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि जैसे मान के चलो कि आपने फ्लैग वहां पर प्लस वाला फ्लैग आप यूज करते थे, तो प्लस वाला फ्लैग आप किसके लिए यूज करते थे कि जब आप डेटा को प्रिंट करवाओ तो प्रिंट करवाते टाइम पे पॉजिटिव साइन आपको चाहिए। आमतौर पे आपके जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बिना साइन के होते हैं, किसी भी तरह का साइन प्रिंट नहीं होता। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप वहां पर प्लस फ्लैग का क्या करते हो, यूज करते हो। ऐसे अगर आपको स्कैनफ में इनपुट के टाइम पे प्लस लिखना है तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो फिर भी क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेगा। जैसे आपको इंटीजर इनपुट करवा रहे हो और इंटीजर इनपुट करवाते टाइम पे आपने +1 2 3 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो +1 2 3 को सक्सेसफुली क्या कर लेगा, इंटीजर नंबर पॉजिटिव इंटीजर मान के उसको क्या कर लेगा, वो रीड कर लेगा। तो यहाँ पर विड्थ स्पेसिफायर को ही हम क्या करेंगे, केवल स्कैनफ के साथ में यूज करेंगे, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले % का सिंबल होता है, उसके बाद विड्थ, और विड्थ के बाद में बी। यह बी का मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंबल, फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंबल। अब वो कोई सा ही हो सकता है, वो आपका इंटीजर हो सकता है, वो आपका फ्लोट हो सकता है, और वो कोई आपकी स्ट्रिंग हो सकती है। देखो कैरेक्टर को लेके हम यहाँ पर तामझाम नहीं करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में तो पहले से ही क्या होते हैं, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर ही होता है। अब जिसका पहले से तय हो कि सिंगल कैरेक्टर आना है उसके साथ हम किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो यह एक्सपेरिमेंट होगा या तो इंटीजर के साथ में, या फ्लोट के साथ में, या फिर स्ट्रिंग के साथ में। तो यहां स्कैनफ में आपकी विड्थ देखो, जब आपने प्रिंटफ के साथ में विड्थ को यूज किया था तो वहां पर आप डिसाइड कर रहे थे मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन कितनी रिजर्व करवानी है, कि नहीं हमारा जो कंटेंट है वो इतनी मिनिमम पोजीशन में तो आना ही चाहिए। अगर कंटेंट आपका छोटा होता था तो लीडिंग में वहां पर क्या आ जाता था, स्पेस आ जाता था। हाँ ऑफ कोर्स उस स्पेस को हम
बाय डिफॉल्ट वो राइट अलाइंड होता है, लेफ्ट अलाइंड भी हम कर लेते थे हाइपन वाले सिंबल से, लेकिन प्रिंटफ के अंदर जब आप विड्थ को यूज करते थे तो उसका मतलब होता था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस या पोजीशन आपको रिजर्व करवा रहे हैं। जब आप स्कैनफ के अंदर विड्थ को यूज करोगे तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम कितने डिजिट इनपुट करवा सकते हो, आप मैक्सिमम कितने डिजिट इनपुट करवा सकते हो। जैसे आपने लिखा %3d, क्या लिखा आपने %3d, इसका मतलब है कि जो डेसिमल इंटीजर आप इनपुट करवाने वाले हो उस डेसिमल इंटीजर में मैक्सिमम कितनी डिजिट आ सकती है, मैक्सिमम उसके अंदर 3 ही डिजिट आ सकती है। अब मान के चलो यूजर ने इनपुट करवाते टाइम पे 3 डिजिट से ज्यादा दे दिए, तो जैसे सपोज करो यूजर ने लिख दिया 32197, ये नंबर लिख दिया यूजर ने, तो उस केस में क्या होगा, ये 321 ये 3 डिजिट क्या होगी यहां से ले ली जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल तक पहुंचा दी जाएगी, और 97 को यहां पर क्या कर दिया जाएगा, बफर से इग्नोर कर दिया जाएगा। अब यहां दिक्कत यह है कि आपने इस तरीके से इसको यूज किया और मान के चलो इस प्रोग्राम में आप और भी इनपुट करवा रहे हो, तब आपके सामने क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो आप अगर इनको टेस्ट करो तो सिंगल सिंगल को टेस्ट करना, सिंगल सिंगल को टेस्ट करोगे तब ये क्या करते हैं, सक्सेसफुली काम करते हैं। तो इंटीजर के साथ में लिखा, इसका मतलब है कि मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं, सिर्फ उस नंबर में 3 डिजिट आ सकते हैं। अब मान के चलो आपने फ्लोट के साथ में इसको यूज किया, लेट से %5f, इस तरीके से आपने इसको लिखा, तो इसका मतलब है कि इस फ्लोटिंग वैल्यू में मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 डिजिट आ सकते हैं। और ध्यान रखना इन 5 में उस नंबर का साइन भी होगा, वो नंबर भी होगा और उसका पॉइंट भी होगा, ये तीनों चीज क्या होती है उसमें इंक्लूड होती है। उस नंबर का साइन भी होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आप साइन नहीं लिखोगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो आपको माइनस वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इन 5 जो आपने मैक्सिमम जो विड्थ बताई है, इन 5 में एक किसके लिए हो गया, साइन के लिए, पॉइंट के लिए एक हो गया, और बचे हुए में आपको क्या लिखना होता है, नंबर लिखना होता है। और %s जैसे आपने लिखा %10s, तो इसका मतलब यह होता है कि जब आप स्ट्रिंग को रीड करोगे, ऑब्वियसली जब आप स्ट्रिंग को रीड करोगे तो उस डेटा को आप कैरेक्टर एरे में रखोगे। जब आप किसी स्ट्रिंग को रीड करोगे तो उस स्ट्रिंग के पहले जो 10 कैरेक्टर है, पहले 10 कैरेक्टर को क्या करना है, उठाना है, बाकी के आगे वाले जो कैरेक्टर है उनको क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कैनफ के साथ में विड्थ स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूं जिससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे हमने लिखा मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया ए, फिर लिखा प्रिंटफ एंटर इंटीजर। नाउ स्कैनफ एंड %3d एंड एड्रेस ऑफ ए, प्रिंटफ वैल्यू $d एंड ए। तो मान के चलो ये ए नाम का वेरिएबल आपका बना है, लोकेशन इज 1000, ये कंसोल जहां पर आउटपुट आपको नजर आने वाला, मैसेज आएगा एंटर इंटीजर, एंटर इंटीजर, और कॉलन के बाद आप यहां से डेटा रखोगे। सपोज करो आपने डेटा इनपुट करवाया 19025, और उसके बाद आपने एंटर की हिट की। तो जैसे आपने एंटर की हिट की तो यहां से इस नंबर में से सिर्फ कितने डिजिट रीड किए जाएंगे, 3 डिजिट रीड किए जाएंगे, मतलब 190, और इस 190 को क्या कर दिया जाएगा, ए तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद मैसेज आएगा आपका वैल्यू कॉलन, और उसके बाद %d की जगह ए की वैल्यू क्या है 190, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास 190 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विड्थ स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट वाली गणित हमने समझा दी है, ठीक है, कि जितनी विड्थ आप दोगे उस विड्थ में उसका साइन भी इंक्लूड होगा, नंबर भी इंक्लूड होगा, और उसका डेसिमल पॉइंट भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। नाउ सप्रेशन कैरेक्टर इन स्कैनफ, स्कैनफ के अंदर सप्रेशन कैरेक्टर कौन सा वाला होता है, तो द सप्रेशन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रिक सिंबल। जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सप्रेशन कैरेक्टर बोलेंगे। एंड इट इज यूज्ड टू रीड एन वैल्यू बट स्किप इट्स असाइनमेंट टू एनी वेरिएबल। अब कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको डेटा क्या करना है, रीड तो करना है, डेटा क्या करना है, आपको रीड तो करना है, लेकिन उसके बाद उसको क्या करना है, आपको स्किप करना है, किसी वेरिएबल में आपको असाइन नहीं करवाना।
अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, सेपरेशन कैरेक्टर का यूज करोगे। और इस सेपरेशन कैरेक्टर को यूज कैसे करते हैं आमतौर पे, सबसे पहले लिखा जाता है आपका परसेंट, और परसेंट के बाद में आएगा आपका एस्ट्रिक वाला सिंबल, और यहां पर आ जाएगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे आपने लिखा परसेंट एस्ट्रिक डी, तो यहां से क्या रीड किया जाएगा, इंटीजर को रीड तो किया जाएगा, लेकिन इंटीजर को रीड करने के बाद में यहां पर जो वेरिएबल होता है, किसी भी वेरिएबल में इसको क्या नहीं करवाया जाएगा, असाइन नहीं करवाया जाएगा। जैसे आपने लिखा परसेंट एस्ट्रिक सी, तो कैरेक्टर को रीड तो किया जाएगा, लेकिन उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया जाएगा, उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया जाएगा। जैसे आपने लिखा परसेंट सेपरेशन कैरेक्टर एस्ट्रिक एफ, तो यहां से फ्लोट को रीड तो किया जाएगा, लेकिन उस फ्लोट वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया जाएगा। कब आती है ऐसी सिचुएशन, कई दफा हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे अभी अभी हम फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से क्या करके आए हैं, डीओबी को इनपुट करवा के आए हैं। जब हम फॉरवर्ड स्लैश से डीओबी को इनपुट करवा के आए थे, तो उस केस में हमको ऐसा कुछ लिखना पड़ा था, परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंट डी, ऐसा लिखना पड़ा था। अगर आप चाहो तो ये क्या है, एक कैरेक्टर, ये भी क्या है, एक कैरेक्टर, आप इस कैरेक्टर को इनपुट तो करवा लो, लेकिन किसी भी वेरिएबल में क्या करो, इसको स्टोर ना करवाओ। तो उस केस में आपको कैसा लिखना पड़ेगा, देखो कुछ इस तरीके से आप सेपरेशन कैरेक्टर को लिखोगे। जैसे आप लिखा मैन, और मैन फंक्शन में यहां पर वेरिएबल बनाया आपने, लेट से डी डी एम एम एंड वाई वाई, फिर आपने लिखा मैसेज प्रिंट है एंटर डीओबी, और बता दिया आपने कि डी डी एम एम एंड वाई वाई फॉर्मेट में इसको क्या करना है, इनपुट करवाना है। अब देखो आपका इंटेंशन क्या है कि यूजर उसको इस तरीके से इनपुट करे, यूजर क्या करे, उसको इस फॉर्मेट में इनपुट करे। सबसे पहले डे, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मंथ फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद वो क्या इनपुट करे, ईयर इनपुट करे। अब यहां पर जब वो डे इनपुट करेगा तो आप उसको स्टोर करवाना चाहते हो, लेकिन जैसे वो फॉरवर्ड स्लैश, अब फॉरवर्ड स्लैश क्या है यहाँ पर कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को जैसे ही वो इनपुट करेगा उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इनपुट तो करवाओगे, रीड तो करोगे, लेकिन आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना चाहते। इसके लिए जो परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए सप्रेस करना पड़ेगा, उसको आपको स्किप करवाना पड़ेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो कैसे इग्नोर करोगे, आपने लिखा स्कैनएफ, भैया सबसे पहले इंटीजर जिसको हमें सक्सेसफुली रीड करके डीडी में पहुंचाना है, फिर हमें फॉरवर्ड स्लैश के लिए कैरेक्टर, तो हमने लिखा परसेंट सी, तो यहां से इस कैरेक्टर को इनपुट तो करवाया जाएगा, लेकिन उसको वेरिएबल में नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मंथ के लिए परसेंट डी, फिर फॉरवर्ड स्लैश है तो परसेंट एस्ट्रिक सी, और फिर ईयर के लिए परसेंट डी। यहां से पहली वाली वैल्यू एड्रेस ऑफ डी डी, एड्रेस ऑफ एम एम एंड एड्रेस ऑफ वाई वाई। उसके बाद आप प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट एफ योर डीओबी, एंड कैसे प्रिंट करवाओगे, परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश परसेंट डी बैक स्लैश एन, एंड सबसे पहले डी डी की वैल्यू, फिर एम एम की वैल्यू, और उसके बाद वाई वाई की वैल्यू प्रिंट हो। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये आपकी कंसोल है। मैसेज आएगा एंटर डीओबी, एंटर डीओबी, और फॉर्मेट आपने बताया डी डी एम एम एंड वाई वाई, इस तरीके से। अब यहां पर जो भी आप इनपुट करोगे, सपोज करो सबसे पहले आपने इंटीजर वैल्यू इनपुट की, लेट से 11, उसके बाद आप क्या करोगे, स्पेस टैब न्यू लाइन का यूज करोगे, किसके लिए, सेपरेट के लिए। फिर आपने क्या किया होगा, फॉरवर्ड स्लैश, तो जैसे आपने यहां पर स्पेस टैब प्रेस किया होगा तो ये इंटीजर है, ठीक है, क्या ये सप्रेस हो रहा है, नहीं, ये कहीं पर भी सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको कहां पहुंचा दिया जाएगा, डीडी में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद यहां से कैरेक्टर को इनपुट करवाया जाएगा, ये कैरेक्टर को आपने इनपुट करवा लिया, लेकिन ये कैसा है, सप्रेस है, तो इसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया जाएगा। फिर सपोज करो आपने एक इंटीजर दिया, फिर आपने
फॉरवर्ड स्लैश लिखा और उसके बाद आपने 78 लिखा, तो जो ये कैरेक्टर है ये सप्रेस है, तो ये जो इंटीजर आएगा दूसरे वाला, वो वाला इंटीजर एमएम में चला जाएगा और यहाँ से ये वाला इंटीजर किस में चला जाएगा, आपका वाई वाई में चला जाएगा। तो अगर आप किसी डेटा को रीड तो करना चाहते हो लेकिन आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना चाहते हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उसे सप्रेस करना पड़ता है। नाउ स्कैन सेट कैरेक्टर्स इन स्कैनएफ, ठीक है, ये स्कैन सेट चलो डिस्कस कर लेते हैं कि स्कैन सेट कैरेक्टर आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। स्कैन सेट कैरेक्टर को किस में लिखा जाता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंड यूज टू रीड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड पैटर्न। आप स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू डेटा रीड करवाना चाहते हो। जैसे सपोज करो आप एक स्ट्रिंग रीड करवाना चाहते हो। जब आप एक स्ट्रिंग रीड करवाना चाहते हो तो आप %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। मैं थोड़ा सा इस बात को समझना, ठीक है, कि जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स का समूह। और प्रैक्टिकली कैरेक्टर का समूह बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एरे की। मतलब एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एरे की। अब यहाँ पर किसको ग्रुप करोगे आप, कैरेक्टर को। तो जो आपका एरे होगा वो कैसा होगा, कैरे टाइप का होगा। एरे होगा कैसा होगा, कैरे टाइप का एरे होगा। हालांकि एरे पढ़ने में अभी बहुत वक्त है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये बिना स्ट्रिंग के नहीं होगा, बिना कैरेक्टर एरे के नहीं होगा। तो एरे बनाने के लिए सिंपल सा बात होता है कि सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या आ जाएगा यहाँ पर, केर। उसके बाद आपको मेंशन करना होता है आइडेंटिफायर का नाम या एरे का नाम। सपोज करो आपने लिखा str और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको मेंशन करनी होती है कैपेसिटी। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन करनी होती है, कैपेसिटी, कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करना चाहते हो। सपोज करो आपने यहां पर लिखा 30, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें 30 कैरेक्टर आ सकते हैं, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें 30 कैरेक्टर आ सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, आपका यहां पर कैरेक्टर एरे हो जाएगा, वही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। अब जब आप इस स्ट्रिंग को इनपुट करवाओगे तो आमतौर पे आप क्या लिखते हो, आमतौर पे आप लिखते हो स्कैनएफ %s एंड str। स्ट्रिंग के साथ में कभी भी यहां पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं आता है, क्योंकि जो ये एरे का नाम होता है वो अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता है, इसके पास एड्रेस ही होता है। जब आप यहां से %s से इस कैरेक्टर एरे को प्रिंट करवाओगे, मतलब इनपुट करवाओगे इस स्ट्रिंग को, तो यहां पर जो क्या कैरेक्टर आएंगे ये आपके बस में नहीं है, ठीक है। यूजर कुछ भी क्या करवा सकता है, इनपुट करवा सकता है। हो सकता है कि वो अल्फाबेट दे दे, लोअर केस में दे दे, अपर केस में दे दे, उसमें वो डिजिट भी ले ले, स्पेशल सिंबल भी ले ले, तो वो किसी का भी क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन यहां पर बना सकता है, कैसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकता है। आपकी डिमांड ऐसी नहीं है, आप ये चाहते हो कि जो भी स्ट्रिंग इनपुट हो वो हमारे स्पेसिफाइड रूल्स, हमारे स्पेसिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्या हो, इनपुट हो। अगर इस तरीके से डेटा नहीं आ रहा है तो उस डेटा को क्या करवा दिया जाए, इग्नोर करवा दिया जाए, उसको स्टोरी ना करवाया जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैन सेट कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और स्कैन सेट कैरेक्टर हमेशा किस में लिखे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। हमेशा किस में लिखे जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। कहां पर, स्कैनएफ फंक्शन में, कहां पर, डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट को लिखोगे। उससे पहले आपको लिखना होता है % वाला सिंबल। उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, % वाला सिंबल। और यहां पर आपको किसी भी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन नहीं करना होता है। यहां पर आप किसी भी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन नहीं करोगे। और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है आपको रूल। क्या लिखना होता है, रूल, कि आपको कौन से वाले डेटा चाहिए या कौन सा वाला डेटा आपको नहीं चाहिए, वो आते ही हमें क्या कर देना चाहिए, स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो वहां पर आपको रूल लिखने पड़ेंगे। यहां पर %s जैसे स्ट्रिंग के लिए काम कर रहे हैं तो यहां पर s फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बात सेल्फ अंडरस्टूड है कि स्कैन सेट जब भी काम किया जाएगा तो वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के लिए काम किया जाएगा। तो आपको यहां पर s मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। % का सिंबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, यहां पर रूल लिखने। एक और चीज ध्यान रखना कि जो आप यहां पर जो रूल लिखोगे वो रूल हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। रूल्स हमेशा क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। जैसे आपने रूल लिख दिया कि भैया मुझे चाहिए A to Z, या रूल लिखा आपने कि हमें क्या चाहिए A to Z, तो ये केस सेंसिटिव है।
जो डेटा लिया जाएगा इनपुट में वो केवल कैपिटल वाला इनपुट में लिया जाएगा, ठीक है। स्मॉल में अगर A to Z वैल्यू आई तो वो उसके लिए वो सही डेटा नहीं है। तो जो आपके रूल्स होंगे स्कैन सेट वाले वो हमेशा कैसे होंगे, आपके केस सेंसिटिव होते हैं। एंड द स्कैन सेट इन स्कैनएफ मेनली वर्क विद कैरेक्टर एरे, दैट मींस स्ट्रिंग के साथ में ही वो वर्क करता है। अब ये जो इसके रूल है, रूल लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले परसेंट वाला सिंबल लगाना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन करोगे। क्या मेंशन किया आपने, कैरेक्टर मेंशन किए कि हाँ मुझे ये वाले कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर एज ए इनपुट चाहिए। और आप चाहो तो यहाँ से कैरेट वाले सिंबल को भी यूज कर सकते हो। और कैरेट वाले सिंबल के बाद में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कैरेक्टर लिखोगे। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड स्पेसिफाइड कैरेक्टर। इसका मतलब होता है आपका एक्सेप्टेड स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स, कि आपने यहां पर जो कैरेक्टर स्पेसिफाइड किए केवल और केवल क्या करना है, हमें उन्हें ही एक्सेप्ट करना है। और जब आप कैरेट वाले सिंबल के साथ में इनको लिखते हो तो इसके बाद जो भी कैरेक्टर होता है जैसे ही वो एनकाउंटर होगा उसी टाइम में हमें क्या करना होता है, रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट, रिजेक्ट स्पेसिफाइड कैरेक्टर। जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि आपने इसके लिए लिखा परसेंट एंड कैरेट का सिंबल एंड डॉट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले भले ही कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर जैसे ही डॉट आ गया उसी टाइम पे हमें क्या करना है, उसको रिजेक्ट कर देना है और वहीं पर रुक जाना है। तो जब तक डॉट नहीं आएगा तब तक का कितना भी कंटेंट हो उस कंटेंट को सक्सेसफुली क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जैसे ही डॉट आया उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मान के चलो आपने यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, परसेंट एंड एक्स वाई जेड, सब कुछ कैपिटल में है। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में केवल और केवल किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्स वाई जेड को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे आपका एक्स वाई जेड के अलावा और कोई कैरेक्टर आएगा उसी टाइम पे उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया जाएगा, यहां से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको रीड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। एग्जैक्टली इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आपने मैन फंक्शन लिया, अब चूंकि कैरेक्टर एरे तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो कैर str1 और एक और बना लेते हैं str2, इसकी साइज भी 20 दे दें। फिर हमने मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग बैकस्लैश एन, और यहां पर हमने लिखा स्कैन एफ परसेंट एंड ए बी सी एंड str1। और फिर हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग एंड स्कैनएफ परसेंट कैरेट डॉट एंड str2। फिर लिखा प्रिंट एफ str1 परसेंटेज एस, और इसकी जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, str1 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ str2 परसेंटेज एस, एंड इसकी जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, str2 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। यहाँ पर बैकस्लैश एन है। देखो दो कैरेक्टर एरे आपने बनाया है, एक str1, ठीक है। फिलहाल आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये नॉर्मल वेरिएबल ही है। ये कंसोल जहां से आप इनपुट करवाओगे, सबसे पहले आपके पास मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, मैसेज आया आपके पास एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद आप स्ट्रिंग एंटर करोगे, आप कुछ भी स्ट्रिंग एंटर करो, जैसे आपने स्ट्रिंग एंटर की बी ए सी ए सी एक्स वाई बी,
ऐसा आपने एंटर किया, और जैसे आप एंटर की हिट करोगे उसी टाइम पे आपने यहां बोला था कि सिर्फ और सिर्फ हमें किसको लेना है, एबीसी को लेना है। तो देखो बी क्या इस रेंज में आ रहा है, यस। ए इस रेंज में आ रहा है, यस। सी इस रेंज में आ रहा है, यस। उसके बाद ए इस रेंज में आ रहा है, यस। उसके बाद स्मॉल ए, क्या स्मॉल ए इस रेंज में आ रहा है, नहीं। ये कैसे होते हैं, कैसे सेंसिटिव। तो यहां तक का जो कंटेंट होगा, यहां तक का कंटेंट किस में चला जाएगा, STR1 में चला जाएगा, BACA। और बाकी आगे का जो कंटेंट है उसको क्या करवा दिया जाएगा, इग्नोर करवा दिया जाएगा। फिर अगेन एक मैसेज आएगा, एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग। और इस बार आपने कोई भी स्ट्रिंग एंटर की है, लेट से आपने लिखा शोराकू स्पेस एकेडमी डॉट राजस्थान, ऐसा कुछ आपने लिखा। तो आपने क्या बोला कि सब कुछ अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, डॉट अलाउ नहीं है भैया। और कुछ भी लिखोगे चलेगा, डॉट आते ही हम क्या मानेंगे कि नहीं, अब हमारे रूल्स के अगेंस्ट वो जा रहा है। तो देखो शोराकू स्पेस एकेडमी और उसके बाद डॉट, जैसे डॉट आएगा यहां वाले पोर्शन को इग्नोर करेगा और सिर्फ शोराकू एकेडमी जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। शोराकू स्पेस एकेडमी। अब आमतौर पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू, सॉरी स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम कभी भी मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रीड नहीं करवा सकते। बात सही है, हम नहीं करवा सकते मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रीड, लेकिन स्कैन सेट का यूज करके हम इस तरीके से मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को भी क्या करवा सकते हैं, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू रीड करवा सकते हैं। उसके बाद मैसेज आएगा STR1, और STR1 %s मानी स्ट्रिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी स्ट्रिंग ही आता है, स्ट्रिंग मानी कैरेक्टर है। STR1 क्या डेटा रखा हुआ उसमें, BACA। फिर STR2 क्या डेटा रखा हुआ उसमें, शोराकू स्पेस एकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हो, स्कैन सेट कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हो। ये कुछ और एग्जांपल है स्कैन सेट कैरेक्टर के, जैसे किस तरीके से स्कैन सेट लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है, केवल और केवल क्या अलाउ है, ABC अलाउ है। यहां पर केवल केवल क्या है, ABC अलाउ होगा। यहां अलाउड कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कैपिटल A, B और C। इसके अलावा कुछ भी आएगा, ठीक है, तो वो उस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर यहां पर रेंज दी है, ठीक है, कि क्या क्या अलाउ है, अपर केस लेटर यहां पर अलाउ है। तो अलाउ अपर केस लेटर, अपर केस में A to Z तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर अलाउ है लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर। यहां पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट अलाउ है, तो यहां पर हो जाएगा अलाउ डिजिट्स। अब ध्यान रखना, जब आप डिजिट्स भी इनपुट करवाओगे तो वो स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। आपने कुछ भी लिखा होगा, ऑब्वियसली स्टोर तो कहां कराओगे उसको, कैरेक्टर एरे में, और आपने इनपुट किया 98205, तो ये क्या मानी जाएगी, यहां पर स्ट्रिंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ये स्ट्रिंग मानी जाएगी, इसको नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर आपने लिखा है कि कैरेट वाला सिंबल और उसके बाद स्पेस है, कि कब तक रीड करना है, जब तक स्पेस नहीं मिल जाता। एक्सेप्ट until space is not encounter, जब तक स्पेस एनकाउंटर नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अब यहां पर है \n, इसका मतलब है कि जब तक न्यू लाइन एनकाउंटर नहीं होगा तब तक क्या है, सब कुछ अलाउ है। तो एक्सेप्ट until न्यू लाइन इज नॉट एनकाउंटर, जब तक न्यू लाइन एनकाउंटर नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक सब कुछ एक्सेप्टेबल है। और यहां पर सब कुछ एक्सेप्टेबल है कब तक, जब तक कॉमा नहीं मिल जाता। तो एक्सेप्ट अंटिल कॉमा इज नॉट एनकाउंटर, और यहां पर सब कुछ एक्सेप्टेबल है कब तक, जब तक डॉट नहीं मिल जाता। तो एक्सेप्ट अंटिल डॉट इज नॉट एनकाउंटर, और यहां पर है स्मॉल s, तो एक्सेप्ट अंटिल s मानी स्मॉल s, स्मॉल s इज नॉट एनकाउंटर। ठीक है, और नॉट एनकाउंटर में यहां पर किसकी बात होती है, फर्स्ट अकरेंस की, किसकी बात होती है, फर्स्ट अकरेंस की बात होती है। जैसे कि आपने लिखा शोराकू
डॉट अकेडमी डॉट राजस्थान, इस तरीके से आपने लिखा। और कौन सा वाला रूल था, सपोज करो कि उस पर डॉट वाला रूल था, तो यहाँ डॉट तो कई बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात होती है, फर्स्ट अकरेंस की। ये फर्स्ट अकरेंस है तो सिर्फ यहीं तक का पोर्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, उसके आगे वाला पोर्शन यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका रूल लिखा हुआ है, ऐसा आपने डेटा इनपुट करवाया है, और अब यहां से इसका आउटपुट क्या आने वाला है ये हमें बताना है। तो देखो रूल क्या है कि भैया क्या अलाउड है, सिर्फ एबीसी अलाउ है। आपने इनपुट करवाया ए बी एक्स, तो क्या ये रेंज में है, नहीं, तो ये वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और केवल क्या आउटपुट आएगा इसका, ए बी, यहां से इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर आपने बोला कि भैया क्या अलाउ है, सिर्फ पी क्यू आर एस स्मॉल वाले यही अलाउ है, तो पी आर क्यू पी एस आर वाई, पी अलाउ है, आर अलाउ है, स्मॉल क्यू अलाउ है, पी अलाउ है, एस अलाउ है, आर अलाउ है, वाई ये वाला अलाउ नहीं, तो इसके आगे वाले पोर्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो यहां से आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, पी आर क्यू पी एस आर। बोला कि क्या अलाउ है, ए टू जेड अपर केस वाली रेंज क्या है, अलाउ है, तो एस यू आर ए के यू, यहां तक तो अपर केस में है, लेकिन ये लोअर केस में आ गया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एस यू आर ए के। यहां पर बोला कि स्मॉल में क्या अलाउ है, आपके ए टू जेड वाली रेंज आपकी अलाउ है, तो हेलो, तो यह स्मॉल में 1 2 3 डिजिट है, ये अलाउ नहीं होंगे, इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो। फिर आपने बोला कि कब तक आपको रीड करना है, जब तक डॉट का फर्स्ट अकरेंस नहीं मिल जाता। देखो डॉट का फर्स्ट अकरेंस कहां मिला, यहां, तो यहां तक का पोर्शन इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डॉट भी डिस्कार्ड होगा, ठीक है, डॉट यहां पर रीड नहीं किया जाएगा, तो ये आ जाएगा सोराकू स्पेस अकेडमी। उसके बाद कब तक, जब तक आपको न्यू लाइन नहीं मिल जाता तब तक, या मान के चलो कि इतना इनपुट करने के बाद में क्या हिट किया गया होगा, न्यू लाइन हिट किया गया होगा, तो ये एज इट इज यहां पर सारा का सारा चला जाएगा, तो सोराकू स्पेस अकेडमी। फिर बोला है कि कब तक आपको एक्सेप्ट करना है, जब तक स्मॉल ई का फर्स्ट अकरेंस नहीं मिल जाता। देखो इसमें स्मॉल ई का फर्स्ट अकरेंस कहां मिला, ये रहा, यहां, इसके आगे का कंटेंट यहां पर नहीं रीड किया जाएगा, तो सोराकू स्पेस कैपिटल ए सी ए डी, ये वाला जो कंटेंट है वो यहां से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अनफॉर्मेटेड फंक्शन की, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटेड फंक्शन में दो थे हमारे पास, प्रिंटफ और स्कैनफ, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर वैसे भी काफी लंबा हो चुका है, तो अंत तक रुके आप, उसके लिए धन्यवाद आपका। और अगली क्लास में हम अनफॉर्मेटेड फंक्शन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।